हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कृति का जो पुस्तक है उसका पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ रहे हैं। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो पाठ शुरू करने से पहले हम मृदुला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा, अर्थात लीक से हटकर उन्होंने कार्य किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब उपन्यास है ये, संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानी है, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल ये निबंध संग्रह है आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो पाठ के अंदर इन्होंने अपने संग की औरतें यानी इनके साथ की जो औरतें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। ये एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जाता है, इस पाठ में लेखिका ने ऐसी औरतों के बारे में बताया। यानी ये जो पाठ है वो ऐसी औरतों पर ही केंद्रित है जो लीक से हटकर कार्य करती हैं। तो लेखिका ने अपने पाठ का आरंभ अपनी नानी से किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी नानी जिन्हें उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि उनकी नानी की मृत्यु उनकी माँ के विवाह से पहले ही हो गई थी। उस समय उनकी माँ की आयु 15 वर्ष थी। तो लेखिका कहती है, मैंने नानी से कहानी तो नहीं सुनी परंतु नानी की कहानी अवश्य सुनी है। यानी नानी के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सुन रखी थी जिनका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझ में आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी, अर्थात पर्दा करने वाली औरत थी। उनके पति विवाह के पश्चात ही उन्हें छोड़कर वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे और वहाँ से जब वो पढ़कर लौटे तो उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की थी। और जब वे वहाँ से लौटे तो उनके जो नाना थे उनके ऊपर विदेशी रहन सहन का रंग ढंग देखने को मिला। यानी पूरे वो साहब बन गए थे, विदेशी रंग ढंग उनके ऊपर चढ़ गया था। लेकिन लेखिका की नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आगे लेखिका कहती है कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नज़दीक पाया तो अपनी 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की जो माँ है उनकी शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। तत्पश्चात इसी चिंता में नानी ने पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली वो बन गई। जब उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु नज़दीक है तो पहले वो किसी से बोलती भी नहीं थी, पराये पुरुष से तो बिल्कुल भी नहीं, वो अपने पति से ही नहीं बात करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी मृत्यु बिल्कुल नज़दीक है और उनको अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी तो वो मुँह जोर हो गई। मुँह जोर का मतलब अधिक बोलने वाली हो गई और उन्होंने उनके नाना से कहा कि मुझे आपके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना है। नाना ने भी बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के समक्ष खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। अब उनकी ये बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो कभी किसी से बोलती भी नहीं है और इन्होंने अपने अंदर देशभक्ति की भावना कितना छुपा के रखी हुई थी जो अब सामने आई है। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिताजी से हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के लिए
सक्रिय रहने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ नानी और गांधी जी की तरह ही सादा जीवन और उच्च विचारों वाला जीवन जीने की आदी हो गई थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम से हिंदुस्तानी रह गए थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में वो अंग्रेज थे। लेखिका कहती है कि मजे की बात तो ये है कि गांधी नेहरू या मेरे पिताजी के घर वाले हों या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, कोई भी, मतलब सभी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना कभी वे हमें लाड प्यार करती थी, ना कभी दुलार करती थी, ना कभी हमारे लिए खाना बनाया, ना ही कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी का समय साहित्य चर्चा संगीत सुनने में बीतता था और वो ये सारे काम बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। घर में पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि छोटे से घर में हम 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखिका आगे कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण किया तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। अब वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहा था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने कुछ ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियों ने जन्म लिया। लेखिका माजी और 4 उनके लेखिका कहती हैं कि मैं और मेरी 4 बहनें हाँ, आगे लेखिका बताती हैं कि जो उनकी दादी थी, परदादी जो थी, उनसे भगवान ही क्या चोर भी डरते थे। अब एक बार वो चोर का किस्सा सुनाती हैं कि एक बार उनके जो गांव की हवेली में, नकुट की हवेली में शादी का माहौल था, शादी की रात थी और घर के सभी मर्द बारात में गए हुए थे और घर में औरतें नाच गा रही थी। तो उसी समय एक चोर सेंध लगाकर घर में घुस गया। अब चोर भी नामी चोर था और उस दिन जब वो घर में घुसा तो माँ जी शोर शराबे की वजह से अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गई और चोर भी उसी कमरे में आ गया। अब चोर की आहट जो थी वो माँ जी ने सुन ली और जो चोर था वो पकड़ा गया। अब माँ जी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा कहीं के लायक नहीं रहा और वह चोरी का धंधा छोड़कर खेती बाड़ी करने लगा। लेखिका बाद में बताती हैं कि उस चोर को जब मैंने देखा तो बड़ा भला मानुस और सीधा साधा सा बूढ़ा लग रहा था। उसको देखकर लगता नहीं था कि कभी वह चोरी का काम भी करता होगा। अब आगे लेखिका कहती है कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था और लेखिका उस समय बीमार हो गई। उस समय वो 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उन्हें इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। अब लेखिका कहती है कि उनके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग आज़ादी का जश्न देखने जा चुके थे। बाद में उसके बहुत रोने पर उसके पिताजी ने उसे ब्रदर्स काराम जो नामक उपन्यास पकड़ा दिया। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई और पिताजी अपने कमरे में किताबें पढ़ने लगे। लेखिका कहती है कि ये माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा कि मैं और मेरी 4 बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुए। लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी मन्नत मांगती थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। ठीक है, सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत जिनका घर का नाम था रानी। दूसरे नंबर पर थी लेखिका मृदुला गर्ग जिनका घर का नाम था उमा। तीसरे नंबर पर उनकी छोटी बहन थी गौरी और जिसको सब चित्रा के नाम से जानते थे, लेकिन वह लेखिका नहीं थी। तत्पश्चात 2 बहनें हुई, क्रमशः रेणु और अचला। अचला सबसे छोटी थी। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। लेखिका कहती हैं
कि वक्त की मांग को ध्यान में रखते हुए मेरी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजीव हमारी ही तरह हिंदी में लिखते हैं। आगे लेखिका कहती है कि विवाह के पश्चात में बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहाँ रही, जहाँ की एक अजीब बात थी कि मर्द औरतें फिर चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग जगह पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में भी अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। वहाँ अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किया। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। बाद में फिर वो कर्नाटक चली गई। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक थे। अब लेखिका कहती है कि वहाँ कोई बढ़िया गुणवत्ता युक्त स्कूल नहीं था। उसके पश्चात लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला उन्होंने वहाँ पर, और वे कहती है कि मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसरों के बच्चे भी वहाँ उस स्कूल में पढ़े। बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में उन्होंने प्रवेश पा लिया। अब आगे लेखिका कहती है ऐसे बहुत से अवसर आए कि लेखिका ने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, परंतु वे कहती हैं कि सबसे ज़्यादा जो ख्याति हासिल जो उन्होंने की वो अपने लेखन में की। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मैं चाहे कितनी भी जिद्दी थी, लेकिन जो मेरी बहन थी रेनू उससे नीचे नीचे, क्योंकि रेनू के बारे में वो बताती हैं कि एक बार बारिश के समय में भी जब दिल्ली में 9 इंच बारिश हो रही थी, और दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही नदी नाले में बाढ़ आने लग जाती थी। लेकिन अगले दिन कोई वाहन नहीं चल रहा था, न स्कूल की बस आई, लेकिन उनकी बहन रेनू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। सबने बहुत समझाया कि भाई स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि स्कूल बंद होगा। लेखिका कहती है हम सबके पास उसका कोई माकूल जवाब नहीं था। अब वो स्कूल चली गई। लेखिका कहती है कि वह स्कूल गई, स्कूल जाकर उसने देखा कि स्कूल बंद था। वहाँ का चौकीदार भी उसको देखकर दंग रह गया। फिर रेनू 2 मील वापस पैदल चलकर घर आ गई। घर आकर सबने उससे कहा कि हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। तो कहती है इसमें तुम्हारा कहना कहाँ से आ गया? इसमें मैं गई, स्कूल बंद था, मैं वापस आ गई, इसमें तुम्हारा कहना कहाँ से आ गया? इस तरह के उसने तर्क दिए। लेखिका कहती है कि आज भी जब मैं सोचती हूँ कि उस समय उसने कैसा अनुभव किया होगा, जगह जगह पानी से लबलब करती हुई सुनसान शहरों में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो लेखिका ने इसके अंदर सभी स्त्रियों के बारे में बताया कि सभी ने लीक से हटकर कार्य किया, चाहे उनकी नानी थी, परदादी थी, उनकी माँ, और वे स्वयं और उनकी बहनें। तो उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।